Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and this means my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Special court orders framing of additional charge against Naveen Jindal and others in Jharkhand coal block allocation case. Reserve Bank of India makes it compulsory to incorporate purchaser's name on the face of payment instrumentalities to prevent money laundering. And domestic stocks in a volatile trade logs marginal losses amid positive global trade. आर्थिक सुर्खियों में विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता तथा उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य के खिलाफ झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में पूरक आरोप तय करने के आदेश दिए। रिजर्व बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भुगतान साधनों पर नाम शामिल करना अनिवार्य किया और उतार चढ़ाव भरे सत्र के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मामूली नुकसान, हालांकि वैश्विक बाजारों में मजबूती का रुझान। In our top story, a special court in Delhi today ordered framing of an additional charge of abetment of bribery against Congress leader and industrialist Naveen Jindal and others in a case pertaining to irregularities in the allocation of a coal block in Jharkhand. Special Judge Bharat Parashar said the charge will formally be framed against the accused on the 16th of next month. The court had in April 2016 ordered framing of charges against Jindal, former Minister of State for Coal, Dasari Narayan Rao, former Jharkhand Chief Minister, Madhu Khoda, former Coal Secretary H.C. Gupta, and 11 others for the alleged offences of criminal conspiracy, cheating, criminal breach of trust under the IPC and Section of the Prevention of Corruption Act in the case. However, the bribery charge was not framed then. पुलिस किस तरह से आंकते हैं इस खबर को? कितना ये मामला संवेदनशील नजर आता है और इस सारे आरोपों के मायने क्या हैं? अमित, देखिए, जो कोल एलोकेशन माइंस, ये जो पूरा किस्सा है, ये जो पहली सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसके अंदर जो कोल माइंस के एलोकेशन थी उसको लेकर बहुत एलिगेशंस थी। इनफैक्ट सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, इसका जो टोटल स्कैम था वो काफी बड़े पैमाने पर 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का टोटल लॉस जो एक्सचेकर को था, उनका अंदाजा ऐसा था। और ये सभी, और ना सिर्फ एक केस, कई सारे केस अक्रॉस इंडिया, और जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कई स्टेट्स में ये कोल एलोकेशन जो हुई, माइंस हुई, वो डिस्क्रिशनरी तौर पे हुई थी और वो एक मुद्दा जो है पूरा कोर्ट्स में गया। अब वो जो केसेस चल रहे थे एलोकेशन के, जहां पर कोर्ट्स ने ये पाया कि इस प्रकार का वहां मिसडिमिनर्स या मिसयूज ऑफ पावर हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि ये उसके एक्शन लिया जा रहा है। इन केसेस का एक बहुत बड़ा असर पड़ा भारतीय पॉलिसी मेकिंग पर। जब नई सरकार आई, जो मौजूदा सरकार है एनडीए की, उन्होंने आते ही एक कोल ऑक्शन पॉलिसी बनाई। जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोल की बात हो, चाहे स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को लेकर भी इसी तरह 2G स्कैम जिसे कहा गया, काफी बड़ा स्कैंडल रहा उस बात को लेकर। तो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज पहले सरकार डिस्क्रिशनरी तौर पर, और जिसकी वजह से शायद करप्शन को बढ़ावा मिलता था, उन्होंने वो पॉलिसी खत्म करके एक ओपन ऑक्शन यानी ओपन नीलामी का एक नई पॉलिसी आई, जिससे उसके बाद हमने देखा है कि ये बहुत साफ सुथरा और बहुत सुचारू रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरीका है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, वो अब आया। It's also electronic auctioning system now, is it not? Yes. What they have done is now they have, in fact, formed an electronic platform. There's a website on which all auctions, in fact, the 2G auctions, even coal mines have been auctioned. Iron ore mines have been auctioned. So entire natural resources are now actually, there's a company which does handles most of these auctions on behalf of the government. So the highest bid is disclosed. It's not as if it's opaque and you don't know who has bid. And it's very transparent. So everybody knows what is the price being offered. You know that the country will get the highest and the best price for the resources. So I think that it's a major change which came about because of these cases.
रिजर्व बैंक ने भुगतान करने वाले का नाम नहीं होने की समस्या और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और चेक पर नाम देना अनिवार्य कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कल मुंबई में इस बारे में सभी बैंकों को अधिसूचना जारी की। इस बारे में अधिसूचना 15 सितंबर से लागू हो जाएगी। यह निर्देश इस वर्ष 15 सितंबर से लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है। किस कदर से इसके मायने माने जाएं कि क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और कहीं ना कहीं ये काला धन, सफेद धन, इस तरह की जो चर्चाएं आमतौर पर चलती रहती थी, सरकार उसको रोकने के लिए नियंत्रण प्रयत्नशील थी। तो इस कदम का कितना उपयोगी फायदा होगा? देखिए अमित, सभी व्यापारी जो वर्ग जो जानता है, बैंक से डील करता है, वो जानते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट जो इशू करता था बैंक, वो उसके ऊपर जो जिसने डिमांड ड्राफ्ट पहली बार बनवाया उसका नाम नहीं होता था। एक तरह से बेयरर, आप कह सकते हो उसको, बेयरर बॉन्ड की तरह डिमांड ड्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते थे और करेंसी की तरह, कैश की तरह बाजारों में इनफैक्ट उसका लेन देन होता था। ये बात, और जिससे ब्लैक मनी, यानी कहां से वो ओरिजिनेट हुआ, किसने कैश जमा कराकर बैंक में वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और उसके बाद उसको करेंसी की तरह वो एक इस्तेमाल करते थे काफी बड़े पैमाने पर, और ब्लैक मनी का ये एक चलन बहुत ज्यादा डिमांड ड्राफ्ट का था। रिजर्व बैंक ने एक बड़ा लूपहोल है, मुझे लगता है कि इसको प्लग करा है, क्योंकि अब ये बात ट्रेस हो सकती है कि वो उसका ओरिजिनल परचेजर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट वो कौन है। तो उससे एक जो ट्रेल है, आप इकोनॉमिक ट्रेल है, वो आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जो कैश के वजह से एक ब्लैक इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा मिलता था, इस वजह से, इस लूपहोल से, वो काफी हद तक इससे प्लग हो जाए। दिस नेगोशिएबिलिटी ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, इफ इट्स मेड टू ऑर्डर, देन द ट्रांसफरेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई the party who is going to benefit from the transfer, is it not? That is true, but what used to happen was that even earlier also they were bearer instruments. They were used as bearer instruments because you could make them payable to a certain party, and then among those the customers of that party, or it could be used as a transferable instrument. So there were, I mean, the unscrupulous elements found many ways of using this to hide the actual buyer of that instrument. So they would have a front person putting cash into a bank, creating a demand draft, and then trading in that instrument. That would come to a halt now. पूरी क्या ये माना जाए कि आपके कहने का मतलब ये है कि वो डिमांड ड्राफ्ट जो है एक आम नाम से जारी करवा लिए जाते थे और उस डिमांड ड्राफ्ट को वो बहुत सारे हाथों में घूमते हुए अल्टीमेटली उस नाम से मिलते जुलते किसी के हाथ में पहुंचता था, जो उसको एक्चुअली में उसको भुना लेता था अपने अकाउंट में। तो इसलिए पता नहीं चलता था कि वो कितने हाथों से होके गुजरा। आप मान लीजिए कि आपने एबीसी नाम से कोई भी एक आम नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट का बनवाया और फिर वो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से दूसरे तीसरे को पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसी नाम के खाता कोई मिला करके आप उसको खाते में वो डाल देते थे। तो ये एक आम चलन था ये ब्लैक मार्केट के ट्रेडर्स में, और तो उसको ट्रेस करने के लिए कि वो उसका ओरिजिनल परचेजर जो था, ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि वो एक्सप्लेन करे कि ये पैसा किस तरह से वहां पर आया। इसीलिए रिजर्व बैंक ने अब जो कस्टमर को जानने वाला जो फॉर्म भी है उसमें भी बदलाव की घोषणा की है, जो भी 15 सितंबर से भी लागू हो जाएगा। अब नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 7 अंक की मामूली गिरावट से 36,542 के स्तर पर बंद हुआ। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के अंत में संवेदी सूचकांक शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख पाया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 4 अंक के मामूली नुकसान से बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.8% की गिरावट रही, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की गिरावट से बंद हुआ। Key benchmark indices settled with marginal losses in volatile session of trade. Domestic stocks gained in early trade on positive Asian stocks, but trimmed gains soon after scaling a record high. Both stocks snapped 5 sessions winning streak. The Sensex, after hitting a record high of 36,740, slipped 7 points below yesterday's level to 36,542, while the Nifty ended 4 points down at 11,019. The BSE Mid-Cap Index fell 0.77%, while the Small Cap Index fell 1.36%. The market breadth indicating the overall health of the market was weak. On the BSE, 812 shares rose and 1,825 shares fell. A total of 131 shares unchanged. Among the sectoral indices in the BSE, the indices are telecom, realty, basic materials, industrials, capital goods, FMCG, power, healthcare, bankex, auto, metal and finance underperformed the Sensex, while indices of oil and gas, IT, energy and consumer durables outperformed the Sensex. Puneet, finally the market, at least at the index level, has met resistance. Do you see the resistance breaking out with positive corporate earnings report of IT firms like Infosys?
So clearly, Arjun, what you're implying is that the index, the headline numbers, they are scaling new highs. We know we touched a all-time high yesterday, and even then, the truth is that I would say the irony is that most of the stocks, like you just mentioned, only 800 stocks gained and 1,800 stocks fell. So most of the stocks are actually almost near the 52-week low, while the index is at an all-time high. So clearly, what we see at the top, the index is being propelled by a handful of stocks, only 4-5 stocks that we know of, Reliance, HDFC Twins, very few stocks which are really driving these opportunities for merger and consolidation. So what we're trying to figure out, or in fact investors are feeling frustrated that while the indices are going higher, their stocks are going lower. So I think at some point of time this valuation mismatch would be bridged. I do not know whether, like you said, index will meet with resistance and fall to match the valuation of the downtrend in the mid caps, or whether the mid caps will find some strength going forward. But I think the corporate earnings picture that we are going to get now will give further strength to the markets. Corporate earnings should improve going forward. Of course, we had seen a very large run-up in mid-cap and small-cap stocks over the last 1 year, where the P multiple had actually scaled almost 100. Which was historically, the stocks were really, really overpriced. I think a lot of that froth has been taken away. Stocks are better valued. And I think going forward, we should, to answer your original question, I don't think the index will fall as much. I think the mid caps and small caps will do a catching up act going forward. पुनीत, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे सारे श्रोताओं के लिए बताया कि बहुत सारी जो मोटा मोटी ऊपर से नजर आता है वो खबर सही नहीं है पूरी तरीके से. कहीं ना कहीं अगर शेयर बाजार के बारे में जानना है तो थोड़ा सा गहराई में जाके देखें. अब ये अगर मैं इसके बाद दूसरी चीज पे आऊं, क्योंकि जब शेयर बाजार कहीं ना कहीं रेंज बाउंड होता हुआ नजर आ रहा है तो इसका ऊपरी या निचला लेवल कितने दायरे में घूमता हुआ नजर आता है एक अनुमान के तौर पे? देखिए, मुझे लगता है कि शेयर बाजार और क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और काफी बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में पिछले करीब 8-9 महीनों में बड़ी भारी बिकवाली करी है. तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा तेजी हेडलाइन नंबर्स में या हेडलाइन इंडिसेस में अब यहां से नहीं आ सकती, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं वो काफी बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं. एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का. 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज की हो गई. इसी तरह 7 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप टीसीएस की अब हो गई है. तो ये बहुत बड़ी कंपनी. इनफैक्ट आज मैं पढ़ रहा था, आज ही खबर आई है वो, क्योंकि रिलायंस का शेयर आज काफी बढ़ा, और कि अब जो चाइना के जैक मा, जो Alibaba.com के जो मालिक हैं, उनसे वो एशिया के रिचेस्ट आदमी अभी तक माने जाते थे. शायद आज अंबानी के जो ओनर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उनकी वेल्थ जैक मा से भी ज्यादा. तो इस प्रकार की जब हेडलाइन नंबर्स आप देखते हैं, इस खबर देखते हैं कि एक इंडियन है वो एशिया का रिचेस्ट हो गया, तो मुझे लगता है वो कुछ हद तक वहां पर रेजिस्टेंस लेवल या एक ऊंचाई, नया पीक बन जाता है बाजार का. तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी यहां से भी लार्ज कैप्स में आए. जैसे मैंने पहले कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी हम करेक्शन देख चुके हैं, वहां पर शायद थोड़ा सा सुधार आना चाहिए. ये अच्छा, दूसरी बात एक और, अब चूंकि आज तकरीबन 13 तारीख तक तो हो चुकी है और दूसरा जो क्वार्टर शुरू हुआ है, कुछ ही दिनों में हम बहुत अच्छी कंपनियों जगत के नतीजे देखने शुरू करेंगे. सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटी छोटी कंपनियों के भी नतीजे आने शुरू होंगे. किस तरह से आंकते हैं ये जो दौर है, चूंकि 36,000 का जो आंकड़ा है, क्या ये माना जाए कि शेयर बाजार बहुत उम्मीद और आशा के साथ कंपनी जगत के प्रति अपनी उम्मीदें जगाए हुए है, और ये एक उसका सिर्फ कहीं ना कहीं अंदेशा जता रहा है कि कंपनी जगत से नतीजे मजबूत और अच्छे आने वाले हैं? देखिए, अभी तक हमारे सामने 3-4 बहुत बड़ी कंपनियों के नतीजे अभी आ चुके हैं. टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, और आज इन्फोसिस के नतीजे हैं. बहुत ही बेहतरीन नतीजे हैं आईटी क्षेत्र के. इनफैक्ट इन्फोसिस के साथ उन्होंने बोनस की भी अनाउंसमेंट करी है. तो उसके साथ हमने देखा कुछ प्राइवेट बैंक्स में, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके भी नतीजे आ चुके हैं. तो अभी तक तो जो कंपनी जगत के नतीजे आए हैं वो अच्छे हैं.
एनकरेजिंग है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि शुरुआती दौर में जब नतीजे आते हैं तो वो बड़े अच्छे, बड़े उन कंपनीज के आते हैं जिन्होंने प्रदर्शन अच्छा करा होता है, और जो खराब नतीजे हैं वो शायद सेकेंड हाफ ऑफ द अर्निंग सीजन में आते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहूंगा, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है कि सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो प्रदर्शन है वो इंप्रूव कर रहा है। देखिए, हम ये अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि जो टैक्स कलेक्शंस हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस रही हैं फर्स्ट क्वार्टर की, या जीएसटी कलेक्शंस हैं, वो बेहतर हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेहतर, कारोबार तो बेहतर हो रहा है, इसलिए वो नतीजे भी बेहतर होने चाहिए। अच्छा, मुद्रास्फीति पर इससे कितना राहत या दबाव पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि फ्यूल इन्फ्लेशन यानी पेट्रोलियम से ड्रिवन जो इन्फ्लेशन है वो काफी ऊपर चल रहा है। फूड, क्योंकि अभी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, एमएसपीज हैं, वो बढ़ी हैं, तो हमने देखा है पिछले दिनों की जो ग्रेन्स की प्राइसेस हैं, या राइस है या व्हीट है, जहां भी एमएसपी बढ़ाया गया है वहां पर हमने थोड़ा सा फूड प्राइसेस में इंक्रीज देखा है। साथ ही बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वहां पर हमने प्राइसेस जो है वो थोड़ी देखी है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर अपवर्ड रहेगा आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से शायद इंटरेस्ट रेट्स में हम एक और बढ़त देखेंगे इस साल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो मतलब ये माना जाए कि जो कॉर्पोरेट जगत के लिए जो ब्याज दरों में कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद करना वो फिलहाल दूर की कौड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दूर की कौड़ी है। मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्ट रेट्स में राहत आएगी, शायद इंक्रीज एक और आ सकता है। Puneet, just looking at the news today, there is market-driven news for telecom major, Idea Cellular. You have market-driven news for Fortis Healthcare. You have market-driven news for HDFC Bank. Do you see now maybe select stocks and how they perform, both in terms of corporate earnings and merger and acquisitions, will determine their high valuations instead of looking at the index? Do you see that as the way forward for investors now? I think that's a very good idea, because a lot of corporate activity is taking place in India. It's not merely that we look at the aggregate numbers and try to predict or forecast where the economy is headed. The environment is supportive, but I think a lot of action will take place on a company-specific basis. You mentioned Fortis Healthcare. That company is now being sold to IHH Group. Similarly, a lot of other corporate developments are taking place. There's something I would like to add to the question also, based on what you've just told our listeners, so that you don't have to just make a cash payment for the acquisition. Stock swap deals also taking place. You pointed out quite clearly that there were 800 odd stocks that went up, but 1800 odd stocks went down. So the valuation of stock can be used as currency to carry out these kind of mergers and acquisitions. I think a lot of that will start happening now, because stocks are also in a way currency for the companies. They can use that, and in case your valuations are going higher. If you look at the banking sector itself, see, private sector banks' valuations have really gone up and shot through the roof, and whereas many other smaller banks are going at a much lower valuation. I think going forward we'll see a lot of action in the finance and NBFC space and banking space. एक आम निवेशक के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे मौसम में, जबकि बाजार भी काफी ऊंचा है लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में काफी वैल्यूएशन जो है अट्रैक्टिव बनी हुई है? अमित, देखिए, ये हमने कई बार इसका जिक्र भी किया कि देखिए, बाजार का उतार और चढ़ाव तो बाजार का मिजाज का हिस्सा है ये। तो ना तो बाजार के तेजी में कोई बहुत यूफोरिक होने की जरूरत है, ना ही जब बाजार गिरते हैं तो इन्वेस्टर्स को पेसिमिस्टिक या बहुत नाउमीद होना चाहिए। उनको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए, जो रूपी वैल्यू एवरेजिंग जिसे हम कहते हैं, अगर वो ये करते हैं तो नॉर्मली मिड कैप स्मॉल कैप्स हैव गिवन बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू हेडलाइन नंबर्स, लेकिन सेफ्टी नहीं है वहां पर, और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को रेगुलरली अगर वो इन्वेस्ट करें और लंबे अरसे तक करें, 3, 4, 5 वर्ष के लिए करें, तो इन उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है उनके लिए इन्वेस्ट करने का। नजर डाल लेते हैं रुपया पे। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे की मजबूती से 68 रुपये 52 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। रुपये में बहुत दबाव पिछले काफी दिनों से देखते चले आ रहे थे, तो हालांकि 5 पैसे की मामूली मजबूती तो आई है। किस तरह से आंकते हैं, रुपया अभी कितना दबाव में बना रहेगा और ये दबाव कितना लंबा आपको नजर आता है? देखिए, रुपये की
ऊपर जो दबाव है वो कई कारणों से है। एक तो इंटरनेशनल कारण है कि डॉलर की तेजी है, ट्रेड वॉर्स को लेके फियर्स हैं, और हमने और इंटरेस्ट रेट, खासतौर से जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं, तो वहां से जो अनबाइंडिंग हुआ कैरी ट्रेड का और डॉलर्स वापस गए, ना सिर्फ भारत में, अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स। चाइना की करेंसी युआन, वहां पर भारी गिरावट आई है चाइना की करेंसी में, जो कि चाइना का तो बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस है, उनका स्ट्रांग इकोनॉमी है, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है $11 ट्रिलियन की। उसके बावजूद हमने देखा है चाइनीज करेंसी में काफी भारी गिरावट आई है पिछले दिनों। तो रुपए और जितनी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है वो प्रेशर में रहने वाली हैं फॉर सम टाइम। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जो मैक्रो नंबर्स हैं वो अभी भी प्रॉमिसिंग है, तो बहुत क्राइसिस नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कुछ अंदाजे दिए हैं अलग अलग बैंक्स ने, शायद हम रुपए का 70 का लेवल टू द डॉलर देखेंगे अगले 3 से 6 महीने में। अच्छा, ये कितना मनोवैज्ञानिक दबाव इस पर रहता है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 70 के आंकड़े को पार करता है तो कितनी घबराहट वाली स्थिति, एक जैसे स्पेकुलेशन कह लें या सेंटीमेंट्स कह लें, वो कितना बिगड़ता है? देखिए, इकोनॉमिकली स्पीकिंग 70 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा ऐसा नहीं होगा कि, क्योंकि हम 2013 में, आज से 5 वर्ष पहले 69 का लेवल देख के आए हैं। वहां से 69 से हमने 63, 64 का लेवल देखा, फिर हम 69, 70। तो कोई, यदि मैं 5 या 10 वर्षों का अरसा देखता हूं तो कोई बहुत भारी गिरावट रुपए में नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल इशू जरूर होगा। 70 का एक आंकड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई, तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल बी साइकोलॉजिकल मार्क रादर देन इकोनॉमिक माइलस्टोन। नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन मजबूती का दौर रहा। अमरीकी कंपनियों के बेहतर परिणाम की उम्मीदों से शेयर बाजार में उत्साह रहा। जापान का निक्केई 1.8%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में मामूली गिरावट भी नजर आई। उधर शुरुआती कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार में मजबूती रही। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक लगभग 0.5% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। So what are the reasons behind the Asian markets going up in today's trade despite fears about the US-China conflict? How do they benefit? How do they not benefit? So two things really happened. One was that the oil prices, which are putting a lot of pressures on economies of the South Asia, because Southeast Asian countries are large consumers of oil products, and they stoke inflation. So oil prices fell very sharply over the last 2 days, and I think that gave some strength to the markets. Also, there was talk, and I think that is kind of still unraveling, that the US and China may not go to a full-blown trade war. So there is a lot of blow hot, blow cold kind of situation between the two countries. There are gains to be made, there are losses to be made by both the countries. So I think the markets are betting that this will not turn into a global crisis. So to that extent, I think the markets I would like to also point out there's a macroeconomic story behind this. We are looking at how the market is moving, their indices. Protectionist policy being adopted by China and the US, which means that goods are being diverted away from these territories, even away from the EU, which is restricting, for instance, the import of steel from China. Now, will this not result in dumping of goods and lowering of prices? In fact, you're right, because we've already seen steel prices, because steel was really booming for the global markets as well as in India. We have seen steel prices retreat by about 4 to 5% in the last few weeks under pressure of threats of trade war, etc. Also, we have seen a lot of trade pacts happening on a bilateral basis. So, India and Korea are negotiating new trade pacts, are trying to bring down duties. India and China have been able to have an expanded list of goods where duties have come down. So earlier, WTO was kind of the defining pact under which all countries came. But today, I think a lot of bilateral deals are taking place, and therefore this is a new world in that sense. So we'll move from multilateralism to bilateralism in the short term. Now moving on to the U.S. market. U.S. stocks today climbed as top technology names hit record highs and industrials rebounded from losses driven by trade worries the day before. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both rose 0.9%, while the Nasdaq Composite gained 1.4%. Looking at the U.S. indices, they have done quite well. Corporate earnings are at
high. We're seeing technology go up. But what does it mean for the macroeconomics? Has President Donald Trump, he promised employment and the creation of jobs, growth in the economy. Has he achieved that with his conflict with China? Arjun, the interesting thing is that even before President Trump came, U.S. already had a very high employment rate. In fact, the unemployment rate was at lowest for many decades. So as it is, the economy was doing very well. He is, of course, President Trump has been able to highlight it to a large extent through his actions. But the truth is that the U.S. economy is doing extremely well right now, largely because of policies followed by the previous government and the U.S. Federal Reserve. The GDP, the US GDP grew 4% in the last quarter, which I think is remarkable because it is an $18 trillion economy. So if an $18 trillion base, you grow 4%, that is huge. I mean, is the protectionist policy giving the US economy any benefit? I don't think so. But see, the jury is really out on this. We'll know probably 2 years or 3 years from now when this whole thing we have data to tell us what happened. But on the face of it, US is not suffering from huge trade deficits or unemployment. US dominates the world economy. They're the biggest investors in the world. I don't see how the US will gain by turning protectionist. Because trade, okay, they may gain a little bit, but they're going to lose a lot on investments. Because US multinational companies, they work all over the world. They're the companies which dominate economies across the world. And if US becomes protectionist, I'm sure those multinational corporations will find it very difficult to work in other countries. पुनीत, सीधे अगर एक चीज है, जब चीन और अमेरिका दोनों के बीच में व्यापार में इस तरह के दबाव की जो नीति चल रही है, भारत अपनी स्थिति को कहां पे पाता है और भारत कितना मजबूत नजर आता है, और क्या ये भारत के लिए कुछ अवसर भी बनाता है? तो बिल्कुल, अभी जैसे मैं भी कह रहा था कि भारत, ये ऐसा अंदाजा लगाया गया था जैसे ही ट्रेड वॉर शुरू होगा तो भारत के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस बन सकती हैं. उसका हमने असर देखा है अभी रिसेंटली. हमने कोरिया के साथ एक ट्रेड पैक्ट किया है जहां पर उसको हमने एक्सपेंड किया है अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को. चाइना के साथ हमने ट्रेड पैक्ट किया जहां पर चाइना ने भारतीय फार्मा कंपनीज की, भारतीय दूसरी बड़ी छूट दी और कुछ सी प्रोडक्ट्स को लेकर के उन्होंने ड्यूटीज कम करी हैं. तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा, बायलैटरल ट्रेड जो कंट्री टू कंट्री ट्रेड है, उसके अंदर भारत बहुत बड़ी मार्केट है, तो हमारे साथ जो देश हैं वो चाहेंगे, जुड़ना पसंद करते हैं. दे कैन सेल देयर स्टफ टू अस. तो मुझे लगता है कि एक मौका जरूर है भारत के लिए. लेट अस सी. क्या अमेरिका भी कहीं ना कहीं भारत को लुभाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन से उसको पार भी पाना है? देखिए, डेफिनेटली ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद फिर इस 26 जनवरी की परेड पे शायद अमेरिकी प्रेसिडेंट या कोई बहुत बड़े नेता वहां से चीफ गेस्ट हो. ये तभी पॉसिबल है जब दोनों देश एक पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट इन दैट सेंस. When it comes to import substitution, maybe we don't import as much from China, but we import more from the US. Do you see that happening in the US trade talks next week? Definitely. And in fact, one of the items that US has been trying to sell to India is oil. Because US has now become the world's largest oil producer. They want to sell more and more oil to Asia. And I think this will be a major issue for us. Well, moving on to the oil market now. Oil prices today fell around 0.5%, set for a second straight week of decline as Libyan ports reopen amid hopes that Iran will still export some crude despite US sanctions. Brent crude prices were trading down 32 cents to $74.13 at the time of report, while WTI prices also slipped 9 cents at $70.24 a barrel. Just briefly, do you see this trend continuing? I think oil prices will trade in a range about $70 to $75. दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना स्टैंडर्ड 95 रुपए की गिरावट से 31,115 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. लगातार चौथे दिन सोने के दामों में गिरावट रही. हालांकि चांदी अपने पूर्व स्तर 40,030 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी रही. वैश्विक स्तर पर सोना लगभग 0.5% की गिरावट से $1,241 प्रति औंस के स्तर पर बंद हुआ. चांदी भी 0.7% की गिरावट से $16.82 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई. पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद. धन्यवाद अमित. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर. Special court orders framing of additional charge against Naveen Jindal and others in Jharkhand coal block allocation case. Reserve Bank makes it compulsory to incorporate purchasers' name on the face of payment instruments to prevent money laundering. And domestic stocks in volatile trade logged marginal losses amid positive global trade. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Mantra. Market Mantra.